Okay, my dear students, so let's go to the topic. Topic को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग. तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सेमेस्टर कौन सा बोलिए 4. ओके, सेमेस्टर 4 बुक निकाल लेते हैं आप लोग का पहले. मेरे बच्चे लोग आज हम लोग का इकोनॉमिक्स क्लास है. आप लोगों ने रीडिंग क्या होगा इकोनॉमिक्स में. इंडियन इकोनॉमी का हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. 3rd चैप्टर हम लोग उसी दिन पढ़े थे. अब उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसको और धीरे धीरे आगे लेकर के जाएंगे. एंड आई होप हम लोग उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और फिर नया सेमेस्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे. चलिए, सेमेस्टर 4 बुक मिल गया हो. चलिए एक मिनट बुक निकालने दीजिए. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही बड़ा यूनिट है. इसको हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था. ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि द ड्रास्टिक चेंजेस और द टू मच ट्रांसफॉर्मेशन that took place in the field of agriculture in India. इंडिया के एग्रीकल्चर में जो बहुत सारे चेंजेस हुए, जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, सो यू विल से green revolution refers to the drastic changes or the big revolution that took place in the field of agriculture. एग्रीकल्चर के फील्ड में जो चेंजेस हुए थे, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, उसे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. और मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट हुआ था, वो सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के फील्ड में वीट प्रोडक्शन में इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा ही हुआ था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके वो आगे बढ़ाएंगे. तो मैंने पढ़ाया था इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप रीडिंग करना. अब है आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स हम लोग यहाँ पे रखे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन जरूरी था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों चाहिए था हमारे कंट्री, और क्या इसका पॉजिटिव साइड था. देखिए, इंडिया बीइंग अ वास्ट एग्रीकल्चर कंट्री in the adoption of intensive approach is the only way to make a breakthrough in the agriculture sector in the shortest possible time. इंडिया जो था वो एक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, और एग्रीकल्चर कंट्री होने के कारण इंडिया के एग्रीकल्चर फील्ड में चेंजेस होना बहुत ही जरूरी था, वो भी कम से कम टाइम, नहीं तो इंडिया पीछे रह जाता. दूसरा, कंसीडरिंग द फूड क्राइसिस फेस बाय द कंट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिड 60s 1960s के आसपास में इंडिया में फूड क्राइसिस हुआ था. फूड क्राइसिस मतलब जो खाने पीने का जो सामान है, बेसिक्स सामान, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इन सब चीजों का प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा. देखिए, इट वाज क्वाइट नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस न्यू स्ट्रेटजी फॉर मीटिंग द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इन आवर कंट्री. और हमारे कंट्री में फूड सप्लाई का शॉर्टेज होने के कारण उसका डिमांड को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था, उसका सप्लाई को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया था. इस कारण से हम लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ा. The introduction of HYVP, High Yielding Varieties Program, has been able to raise agricultural productivity significantly. Thus, in this agricultural strategy is economically justified. बोला है कि हमारे कंट्री में HYVP को यूज किए लोग, High Yielding Varieties Program, मतलब High Yielding Variety Seed यूज किए, High Yielding Variety Technology यूज किए, High Yielding Variety Pesticide यूज किए. तो इन सब चीजों को यूज करने के कारण हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो था वो बम्प कर गया, वो बहुत इंक्रीज कर गया. The agricultural input required for adoption of new strategy is scarce. Thus, it would be quite beneficial to adopt this strategy in a selective way, only on some promising areas, so as to reap maximum benefit from the intensive cultivation. देखिए, हमारे कंट्री में नया स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर रहे थे बहुत सारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बट वो स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रहे थे. तो लोगों ने सोचा कि भाई नया स्ट्रेटजी यूज करेंगे, उससे अच्छा HYVP ही यूज किया जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम ही यूज किया जाए, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यूज करने से हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रीप कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट गेन कर पाएंगे. और लास्ट पॉइंट है adoption of new strategy has its spread effect. इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था. Reaping a good yield through HYVP would induce the other farmers to adopt this technique. अगर एक फार्मर
ये मेथड को यूज करके बेनिफिट पाएगा तो बाकी के फार्मर को भी मोटिवेशन मिलेगा ये मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। दिस ड्यू टू इट्स स्प्रेड इफेक्ट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वुड राइज, और इस कारण से इंडियन एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल इफेक्ट था वो इंक्रीज होगा। Increase agriculture productivity through the adoption of new strategy will have its secondary and tertiary effect। मतलब इसका secondary effect भी होगा, tertiary effect भी होगा। कैसे? क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो एट द सेम टाइम इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगा तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, बैंकिंग सेक्टर का यूज बढ़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर का यूज बढ़ेगा, तो सर्विस सेक्टर के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। As the increased production of food through HYUP would reduce food imports and thus release scarce foreign exchange for the purpose. Moreover, increased production of commercial crop would also lead to expansion of agro-based industries in the country, especially in the rural areas। अब बोला इससे क्या होगा, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो अलग-अलग बिजनेस हाउसेज है, उन लोगों का डिमांडेड भी बढ़ेगा। बस समझ रहे, इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो फैक्ट थे, ये सारे वो रीजन थे जिस रीजन से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट हो गया था। अगला है इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। पढ़ते हैं, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सिंपल, प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स बहुत रिच हो गए। आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब का वीडियो भी आप लोग देखते हैं, पंजाब का गाना सुनते हैं, वहाँ के लोग कितने रिच दिखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंजाब कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, पंजाब कोई ऐसा शेयर मार्केट वाला स्टेट नहीं। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं। मैक्सिमम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में इंगेज है, इंडस्ट्री बहुत कम है वहाँ पे। रिडक्शन इन द फार्मर कैपिटलाइज्ड फार्मिंग, रिडक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से फायदा ये हुआ कि फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट कम हो गया, मतलब लोग अब बाहर से सामान नहीं मंगाते थे, बोला अपना कंट्री में बनाएंगे, अपना कंट्री में खाएंगे। कैपिटलाइज्ड फार्मिंग, कैपिटलाइज्ड फार्मिंग मतलब मशीन के थ्रू अब लोग फार्मिंग करने लग गए। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच स्टेट्स कि जो प्रॉफिट आपके पास आया है, जब आप उसी प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगाते, तो जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कोचिंग पढ़ाना शुरू की, तो कोचिंग पढ़ाना जब हम शुरू किए तो मेरे पास मान लीजिए 500 रुपया था, फिर हमको ट्यूशन पास का फीस मिला 4 बच्चों से, 2000 रुपये फीस मिला। हम वो 2000 रुपये में से क्या किए? एटो चेयर खरीद ली, फिर हम क्या किए? एटो एसी खरीद लिए, फिर हम क्या किए? मान लीजिए कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर ली। मतलब क्या? मतलब ये होता है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है व्हेन यू पुट अगेन द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न्ड फ्रॉम द बिजनेस, जो प्रॉफिट आपने बिजनेस से कमाया उस प्रॉफिट को पर्सनल लाइफ में यूज ना करके, पर्सनल पर्पस में यूज ना करके जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, इसको बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजनेस का ग्रो हुआ तो किसान लोग भी क्या किए? प्रॉफिट जो उनको होता था वो प्रॉफिट को बिजनेस में भी, एग्रीकल्चर में लगा के उसको और अच्छा कर दिए। अगला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिक बढ़ेगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव देहात में लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, और चेंज इन एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनने लग गए जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टडीज होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के डेट में हमारे कंट्री में कुछ अगर आप गूगल में भी सर्च मारोगे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे जहां पे सिर्फ, जैसे आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं वैसे वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर का पढ़ाई होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर एक कोर्स ऑफ स्टडी बन गया है। बात समझिए, देखिए इसका इफेक्ट कितना बड़ा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहला बात ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म के बारे में। लैंड रिफॉर्म तो एग्रीकल्चर के ऊपर में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ना कि इंडिया में एग्रीकल्चर को कम होने का कारण क्या था? लैंड का प्रोडक्टिविटी घट गया था। अब मैं आपको लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। लैंड रिफॉर्म क्या होता है भैया? लैंड रिफॉर्म मतलब हमारे कंट्री में लैंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। उस स्टेप्स को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एज वेल एज हिस्ट्री के लैंग्वेज में भी उसे लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। सो लैंड रिफॉर्म मींस देयर वर सम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स। देयर वर वेरियस स्टेप्स व्हिच हैड बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। देयर वर वेरियस स्टेप्स व्हिच हैड बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द लैंड पॉलिसीज। लैंड पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए, लैंड पॉलिसीज से रिलेटेड डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज अडॉप्ट किए। उस पॉलिसीज को हम लोग लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से बाबू? लैंड रिफॉर्म। देखिए क्या दिया हुआ है, लैंड रिफॉर्म इज अ ब्रॉड टर्म, इट refers to an institutional measures directed towards altering the existing pattern of ownership, tenancy, management of land। बोला मैं लैंड से रिलेटेड जो मैनेजमेंट थे, लैंड से रिलेटेड जो ओनरशिप था, लैंड से रिलेटेड जो भाड़ा हम लोग देते थे, उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे। इट entails a redistribution of the rights of ownership or use of land away from the land owners and in favor of cultivators with very limited or no land holding। मतलब
लैंड होल्डिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता था, लोग जमीन कब्जा कर लेते थे, लोग किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, अपना जमीन पे लोगों को जानवरों की तरह लोग काम करवाते थे, उन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, किसका जमीन पे किसका राइट होगा, दूर करने के लिए जो पॉलिसीज बनाया गया था, उस पॉलिसीज को हम लोग लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। रिफॉर्म मतलब चेंजेस। Thus, in broad sense, land reform refers to the improvement in agroeconomic institution, include measures and policies related to redistribution of land, regulation of rent, improving the condition of tenancy, cooperative organization, agriculture, education and so on. लैंड रिफॉर्म में बहुत सारी चीजों को लिया गया, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि लैंड का ओनरशिप सही होने लग गया, टेनेंसी सही होने लग गया, लैंड के लिए लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए और लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ। क्या पर्पस था लैंड रिफॉर्म का, क्या ऑब्जेक्टिव था? Land reform is a part of heritage of the country's freedom movement. Since the agrarian structure that we inherited from the British at that time of independence was of feudalistic exploitive character. बहुत खूबसूरत सा लाइन लिखा हुआ है, ये हार्ड इंग्लिश है। क्या बोला देखिए, बोला है अंग्रेज लोग हम लोग को ब्रिटिश रूल से हम लोग जब मुक्त हुए, जब हम लोग को फ्रीडम मिला, तो अंग्रेजों ने जो पॉलिसीज लैंड से रिलेटेड बनाए थे वो सारे फ्यूडलिज्म से अफेक्टेड थे। फ्यूडलिज्म मतलब मालिक, नौकर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे उसमें डिफेक्ट्स थे, वो सही नहीं थे, वो एक्सप्लॉइटिव कैरेक्टर के थे, मतलब वो ऐसे कैरेक्टर के थे जिससे किसानों का शोषण हो सके, किसानों को गुलाम बना के रखा जा सके, तो इसको दूर किया गया। जमींदार, इंटरमीडियरीज, मनी लेंडर्स प्लेड अ बिग रोल इन एक्सप्लॉइटिंग द मासेस। कुछ कुछ जमींदार होते थे, कुछ कुछ बड़े बड़े किसान होते थे जो लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उन लोगों को ऐसा पॉलिसी पहले था। It is the background that we have to examine the objective of land reform policy in India. Land reform measures are aimed not only at raising agriculture productivity, it also viewed as tool for social uplift. Land reform का जो सबसे बड़ा पर्पस था ना, वो पर्पस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो था ही, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्पस था सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी का स्टेटस को बढ़ाना, क्योंकि सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस चलता था। गांव में एक दो आदमी जमींदार होता था, वही सारा जमीन का मालिक होता था, और गांव के बाकी लोग जो किसान होते थे उन लोगों के साथ वो लोग एक्सप्लॉइटेशन करते थे। The comprehensive land reform policy evolved so far after independence consists of land reform policy में जो मेन बात हुआ था, वो मेन बात आपको पढ़ाते हैं और डिटेल में वो लिखा हुआ उसको रीडिंग करना। Abolition of intermediary between the state and tenants. State मतलब यहाँ पे स्टेट का बात नहीं किया, यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट। बोला गवर्नमेंट और टेनेंट के बीच में इंटरमीडियरी को खत्म कर दिया। इंटरमीडियरी मतलब जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं दलाल सिस्टम, दलाल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, मिडिल मैन वाला सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ये लैंड रिफॉर्म का सबसे पॉपुलर पॉलिसी था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू टेनेंट। बोला भाड़ा से रिलेटेड सिस्टम को भी अच्छा किया गया। अगर जमीन भाड़ा पे देते थे किसी को, खेती बाड़ी करने के लिए देते थे, तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए। बोला है सिक्योरिटी टू टेनेंट्स, टेनेंट्स को भी सिक्योरिटी मिला कि इतना दिन हम रहेंगे। जैसे अभी भी आप घर भाड़ा लेने जाते हो तो 11 महीने का सिस्टम है कि 11 महीने के लिए घर आदमी भाड़ा पे आपको देगा, ऐसे जिससे कि कोई टेनेंट ही ना हड़प ले जमीन को। रेशनलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को भी एक लिमिट तक फिक्स किया, ऐसा नहीं कि जितना मन उतना रेंट ले लेंगे, ऐसा नहीं। एंड कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स ऑन टेनेंट्स, बोला टेनेंट के ऊपर भी, टेनेंट को भी बहुत सारा राइट्स मिला कि जमीन को वो अपने हिसाब से यूज कर सकेगा अगर वो भाड़ा पे किसी से जमीन लेगा तो। और लास्ट पॉइंट देखिए, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग बनाया गया। सीलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए सीलिंग मतलब होता है लिमिट। गवर्नमेंट लिमिट सिस्टम लाया। लिमिट सिस्टम कैसे, आपको समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट बीच में क्या किया ना, गवर्नमेंट बोला कि एक लिमिट तक जमीन सबके पास रहना चाहिए। अगर उस लिमिट से ज्यादा जमीन आपके पास रहेगा तो गवर्नमेंट को जमीन अपने अंदर में ले लेगा और लेकर के वो गरीबों के बीच में बांट देगा। इसको बोलते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। मतलब किसी के पास मान लीजिए 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघा जमीन आप होल्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक लिमिट बना दिया कि आपके पास 5 बीघा रहना चाहिए। अब अगर 5 बीघा से ज्यादा आपकी जमीन आपके पास है तो बाकी का 15 बीघा गवर्नमेंट लेकर के वो जमीन को गरीबों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट किया था, बट ये सब उतना चला नहीं, पॉलिसी फ्लॉप था। बट ये जो रूल था वो मैं आपको बता रहा हूं। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये 4 मेन बातें। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लूं। आइए बाबू देखिए, भाई कहीं वीडियो कट हो जाता है ना बार बार। तो देखिए बाबू, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के कुछ मेन बात। पहला बात हम लोग पढ़े, इंटरमीडियरी का रोल खत्म हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े टेनेंसी में रिफॉर्म आया, टेनेंट भाड़ा का सिक्योरिटी, रेंट को रेगुलेट किया और ओनरशिप राइट भी टेनेंट को मिला। और फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग पे एक सीलिंग लगाया गया कि जितना उतना जमीन आप होल्ड नहीं कर सकते, एक लिमिट तक आप जमीन को होल्ड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब देखिए कंसोलिडेशन बहुत जरूरी होता है।
कंसोलिडेशन मतलब एक करना, ये क्यों जरूरी है आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक कट्ठा जमीन है और हम लोग 4 भाई इसको बांट लिए, थोड़ा 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 करके जमीन होगा, कोई आदमी उस काम को नहीं कर पाएंगे। वही एक कट्ठा जमीन में अगर चारों भाई मिलकर के काम करेंगे, उसका हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, उसको हमको ज्यादा बेनिफिट होगा। जमीन को किसी न किसी एक पर्पस के लिए तो यूज कर पाएंगे। तो ये 4 मेन चीज लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज में थे। इंटरमीडिएरी का रोल को खत्म करना, टेनेंसी से रिलेटेड सुधार लाना, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग और आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अच्छा, ये सारा बात डिटेल में इसमें दिया हुआ है नोट्स में, आप इसको रीडिंग करना, ठीक है। हिस्ट्री टाइप का है, सारा डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको रीडिंग करना। रीडिंग करके कोई लाइन अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप हमको बोलना, अगर आप बोलोगे तो मैं पूरे डिटेल में रीडिंग कर दूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, इसको रीडिंग करना, देखिए वही चीज को डिटेल में दिया हुआ है। अगला टॉपिक है, तो अगर आप उसके पेज को, उस पेज में देखिए, अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स और इसके अगर आप देखोगे तो पहले देखिए उसी चीज को डिटेल में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरी का रोल खत्म हुआ, उसमें क्या क्या हुआ नहीं हुआ, कहानी का टाइप पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म आया, कि कितना रेंट ले सकते, कितना रेंट नहीं ले सकते, कितने लोगों का जमीन था, कितना रेंट गवर्नमेंट कलेक्ट किया, सारा डेटा, क्योंकि डेटा वाला टॉपिक है, डेटा उसमें दिया हुआ, उसको रीडिंग करना। उसका तीसरा पॉइंट है उसमें सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, इसका एक लिमिट बनाया गया, वो भी आप रीडिंग करना। चौथा है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसको भी आप रीडिंग करना, मैंने तो समझा दिया, आप इसको रीडिंग करना। क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड जो होता है, फ्रेगमेंटेड लैंड तो अगर जमीन को आप बांट दोगे ना तो जमीन से प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगा, आप ज्यादा बेनिफिट नहीं गेन कर पाएंगे। अगर जमीन को आप टुकड़ों में बांट देंगे तो उस जमीन का कोई, क्योंकि जमीन जब पूरा प्लॉट रहेगा तो उस पर एक पर्टिकुलर काम हो पाएगा। मान लीजिए एक कट्ठा जमीन है, एक कट्ठा जमीन में थोड़ा सा हमको मिल गया, थोड़ा मेरा भाई को मिल गया, ना वो घर ही बना पाएंगे ना उसको खेती बाड़ी में यूज कर पाएंगे। वही अगर साथ में मिलकर के काम करेंगे तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। उसके बाद अगला टॉपिक आइए, लैंड रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट हुआ। 2 इम्पैक्ट, पहला प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। दूसरा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जिसके पास ज्यादा जमीन था उससे लेकर के गरीबों को दे दिया गया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इक्वालिटी। तो देखिए मैं एक बार पढ़ता हूं इसको। So far as the productivity efficiency is concerned, the land reform measures adopted in recent years have not made any significant impact. The probable reason is that reforms have been effectively implemented. प्रोडक्टिविटी बढ़ा, उन जगहों पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा जहां पर ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। लेकिन खुद दुख का बात तो ये है कि लैंड रिफॉर्म का जो पॉलिसी था वो उतना ज्यादा हिट नहीं था, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उन लोगों ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने ही नहीं दिया ठीक से। इस कारण से इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, बट हाँ जहां भी ये पॉलिसी अडॉप्ट हुआ वहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिला। अगला है सोशल जस्टिस। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ इक्वालिटी हो जाएगा, गरीब लोग भी अमीर हो जाएंगे, इसलिए ये फ्लॉप हो गया था। देखिए पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस हैज हाउएवर बीन अचीव्ड इन कंसीडरेबल डिग्री, मतलब कुछ हद तक ये फॉलो हुआ। द इंटरमीडिएरी राइट्स हैव बीन अबॉलिश्ड, दलालों का काम खत्म हो गया। इंडिया नो लॉन्गर प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ फ्यूडलिज्म एट द टॉप एंड सर्वडम एट द बॉटम। ऐसा पिक्चर खत्म हो गया कि जो बड़े लोग थे उनके हाथ में कंट्रोल था, सर्वडम मतलब जो नीचे वाले लोग थे, जो लोग सोसाइटी को सर्व करते थे, तो ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो खत्म होने लग गया था। द टेनेंसी लॉ हैज बीन गिवन द टाइगर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन बाय प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्सिंग मैक्सिमम चार्जेबल रेंट। रेंट का मैक्सिमम लिमिट बना करके, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बना करके अमीरों के एक्सप्लॉइटेशन से गरीबों को, जो छोटे छोटे टाइलर्स थे जो खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सका। ये कुछ इसका बेनिफिट थे, कुछ इसके इफेक्ट थे। अगला टॉपिक है बाबू हम लोग का प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। देखिए रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप देखोगे ना लोन भी जो है वो बड़े बड़े शहरों में मिलता है, गांव देहात में लोन नहीं मिलता, गरीब किसान को लोन नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट का प्रॉब्लम। रूरल मतलब गांव देहात में, क्रेडिट मतलब उधार। गांव देहात में अगर आप जाओगे तो वहां पे क्रेडिट का एक प्रॉब्लम है। एक गरीब किसान जो है ना, वो उसके लिए कोई ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट या कोई अच्छा बैंकिंग सेक्टर नहीं है जो गरीब किसानों को लोन देता हो। अब गरीब किसानों को लोन किससे लेना पड़ता था, गांव के जमींदार से। अब वो अगर जमींदार से लोन लेने जाएंगे उसके बदले जमींदार उनका जमीन का कागज दे देता था। तो ये प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा था, इसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट का प्रॉब्लम। देखिए क्या लिखा हुआ है, an average Indian farmer who has to work in uneconomic holding using traditional method of cultivation and being exposed to the risk of poor agriculture season is almost always in debt। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, खेती बाड़ी का प्रॉब्लम, जमीन अपना नहीं है, सीजन अपना हाथ में नहीं है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, उन लोगों को हमेशा ही किसान को डेब्ट मतलब कर्ज से पीड़ित होना पड़ता है। आप न्यूज चैनल खोलेंगे ना, रोज सुनेंगे 2 4 10 किसान जान दे दिया, आत्महत्या कर लिए। ही इज अ पेरेनियल डेटर। देखिए ये जो है ना, जो पुअर फार्मर है
वो भी एक पेरिनियल डेटा है, वो एक रेगुलर डेटा है। डेटा मतलब उसको बेचारा वो कर्ज लेकर के अपना बिजनेस चलाना है। देयर आर फोर मेन कॉज ऑफ रूरल इंडेटेडनेस इन इंडिया। इंडिया में रूरल इंडेटेडनेस मतलब रूरल लोगों को कर्ज क्यों लेना पड़ता है वो आपको बताते हैं। क्यों गांव देहात के किसानों को कर्ज लेना पड़ता है? लो अर्निंग पावर ऑफ द बोरोवर। जो आदमी कर्ज ले रहा है, गांव देहात के जो लोग हैं उनका अर्निंग पावर बहुत कम है। दूसरा, यूज अ लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। उनका एक और कारण है, जो गांव देहात के लोग होते हैं उनका एक खराबी क्या है, वो लोग लोन लेते हैं ना अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आप अक्सर देखोगे कि गरीब लोग क्या करते हैं ना, लोन ले लिया, लोन लेकर उसको खा पी करके बिरयानी चिकन चिली चिकन ये सब बना करके एकदम घर में लोग पार्टी वार्टी करके घर में अनप्रोडक्टिव चीज मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिव मतलब सिर्फ सामान बनाना नहीं होता है, प्रोडक्टिव मतलब जो यूज का हो, अनप्रोडक्टिव मतलब जो बेकार का चीज है। तो बेकार की चीजों में लोग खर्च करके, शौक वॉश का चीज में लोग खर्च करके पैसा को बर्बाद कर लेते हैं। इस कारण से भी गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो रूरल इंडेटेडनेस का दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय विलेज मनी लेंडर। गांव देहात के जो लोग बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं। चौथा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द लेंडर। जो लोग कर्ज देते हैं ना, वो लोग उनका अकाउंट्स को, उनका हिसाब को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, क्योंकि गरीब किसान तो कम पड़े होते हैं। तो रूरल इंडेटेडनेस, गांव देहात में अगर इंडेटेडनेस है, गांव देहात के लोग अगर गरीब है, उसका ये सारा कारण है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप रीडिंग करना, फिर नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक रीडिंग करिए, रीडिंग करके अभी क्लास के बाद आपको बताइए कहाँ आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, पूरा बढ़िया से रीडिंग करिए, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है बाबू, चलिए, थैंक यू सो मच।